हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाए। तो गाइस, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण और एकीकरण में अपने राजस्थान के 3 चरण पूरे कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो अगले चरण हैं उनके बारे में पढ़ के और राजस्थान के एकीकरण को आज हम पूरा कर लेंगे। जो आज एक क्लास है वो एकीकरण की लास्ट क्लास होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे की बात। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण टोटल 7 चरणों में हुआ था, जिसमें से 3 चरण है। ये 3 चरण मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इन 7 चरणों को पूरा करके आज हम एकीकरण का क्या करेंगे, इतिश्री करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो पिछले वाली कुछ बातें थी उसके बारे में चर्चा करते हैं कि 19 रियासतें थी, ठीक है। 19 में से 4 तो वो रियासतें थी जिनका क्या कि जो रियासती सचिवालय थी, जिन्होंने घोषणा की कि 1 करोड़ आय और 10 लाख जनसंख्या वो तो क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। तो वो 4 रियासतें अलग रहनी थी। इसमें से एक रियासत थी उदयपुर। इस उदयपुर को तीसरे चरण में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया, ठीक है। फिर कितनी बची, 3 रियासतें। देखो इसमें से यहां से गई, फिर बची 15 रियासतें। 4 ये चली गई, इसमें से ये उदयपुर को 3 नंबर में कर लिया, ठीक है। 15 में से जो 9 रियासतें थी, इन 9 रियासतों को किसके कौन से चरण में, दूसरे चरण में, ठीक है। और 9 चली गई तो पीछे कितनी बची कि 6 रियासतें। 6 रियासतों में से 4 रियासतें कौन सी, तो 4 रियासतें थी जिनको प्रथम चरण में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। 2 बची, 2 कौन कौन सी, तो एक बचती है सिरोही, एक बचती है जैसलमेर, ठीक है। सिरोही और जैसलमेर, सिरोही का मैंने बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे गुजरात में मिलाना चाहते थे और जैसलमेर ये किसके भरोसे था, तो जोधपुर के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। 4 रियासत है, इसमें कौन कौन सी, तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 रियासत है प्रथम चरण में। इसमें कौन कौन सी, तो इसमें एक तो थी मारसवाड़ा, बूंदी, ठीक है, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। तो ये 6 रियासतें थी, सॉरी 9 रियासतें थी, ये दूसरे चरण में। इसमें कौन सी, उदयपुर, ठीक है। तो यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चौथे चरण की। तो चौथे चरण की चर्चा करते हैं। देखो चौथे चरण में क्या कि चौथे चरण में हमने बात की थी कि 4 रियासतें पहले चरण में, 9 रियासतें दूसरे चरण में और 1 रियासत तीसरे चरण में। तो टोटल कितनी, 14 रियासतें। और सिरोही का मामला इधर अलग ही चल रहा है, ठीक है। पीछे कितनी बची, ये टोटल कितनी हो गई, 15। पीछे कितनी बची, 4 रियासतें। इन चारों को, 4 में से 3 तो बड़ी रियासतें थी
जो कौन कौन सी, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो ये तीन तो क्या थे, बड़े मगरमच्छ, और एक थी जैसलमेर। इन चारों रियासतों को कौन से चरण में, चौथे चरण में क्या कर लिया गया, एक साथ विलय कर लिया गया। ठीक है, तो इसे नाम दिया गया वृहद राजस्थान। इसका गठन कब होता है, तो देखो इसका गठन होता है 30 मई 1949 को। 30 मई 1949 को क्या होता है, इसका गठन होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि देखो चार रियासतें कौन कौन सी थी, तो एक तो जयपुर, चार रियासतें, पहले से एक ठिकाना। देखो ठिकाना था लावा, यह लावा था, ये टोंक में पड़ता है, और ये पहले से किसका भाग था, जो जयपुर रियासत थी उस जयपुर रियासत का भाग था। तो लावा को क्या गया कि पहले ही जयपुर रियासत में विलय कर दिया गया, इसलिए यहां पर ये नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ये याद रखना कि जो लावा था, जो ठिकाना था, उसको किसमें, पहले ही किसमें, जयपुर रियासत में ऐड कर लिया गया। तो चार रियासतें कौन कौन सी, तो एक तो जयपुर, एक थी जोधपुर, एक थी बीकानेर, और एक थी जैसलमेर। ठीक है, जयपुर के राजा थे मानसिंह सेकंड। ठीक है, जो जोधपुर के राजा थे वो थे हनुमंत सिंह। ठीक है, बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह, और जैसलमेर के राजा थे रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो ये चार रियासतें थी जिसको किसमें, चौथे चरण में क्या किया गया, विलय किया गया। अब बात बता दो कि होता क्या कि जो जयपुर रियासत थी, इन्होंने तो ठीक है कि हाँ भरती, ठीक है कि हम विलय के लिए तैयार है। बीकानेर का मैंने पहले ही बता दिया था कि सर्वप्रथम भाग दिया था 7 अगस्त 1947 को ही विलय पत्र पर क्या कर दिया, साइन कर दिया। मतलब यह तो पहले से क्या थी, विलय के लिए इंटरेस्टेड थी। ठीक है, तो शार्दुल सिंह तो क्या थे, पहले ही साइन कर चुके थे। और हाँ, इनके एक बंदा था बीकानेर का, उसका नाम था KM पनिकर। ठीक है, ये KM पनिकर जो केंद्रीय जो बीकानेर रियासत थी, बीकानेर रियासत से केंद्रीय जो संविधान सभा थी, उस केंद्रीय संविधान सभा में बीकानेर रियासत जाने वाली पहली रियासत थी, उसका बंदा कौन सा भेजा उन्होंने, KM पनिकर को। मतलब सीधी सीधी बात है कि बीकानेर की जो रियासत थी, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, साइन किए। और बीकानेर रियासत पहली रियासत थी राजस्थान की, जिसने क्या बचा कि अपना जो बंदा वो कौन, किसमें, केंद्रीय विधानसभा में भेजा। ठीक है, तो इसका बंदे का नाम याद रखना, KM पनिकर, कि बीकानेर जो रियासत है उससे केंद्रीय संविधान सभा में जाने वाला पहला व्यक्ति या पहली रियासत कौन थी, तो बीकानेर थी। भेजा किसको, तो KM पनिकर को। यह बात आ गई इसकी बीकानेर की। जयपुर का मामला पहले से ही ठीक था। ठीक है, अब बात आती एक तो इसकी और एक इसकी बात मैंने बताई थी पिछले वीडियो में। ठीक है, कि जो जैसलमेर थी, ठीक है, ये पाकिस्तान का टच करता हुआ एरिया था, और पाकिस्तान क्या कर रहे थे, इस पर जैसलमेर पर आक्रमण कर रही थी, दंगे कर रहे थे। तो जोधपुर ने क्या किया कि अपनी सेना भेजकर जो पाकिस्तान की सेना थी उसको भगाया था। मैं कहानी बता देता हूँ जोधपुर की, कि जोधपुर की क्या कहानी, कि जोधपुर के जो राजा थे हनुमान सिंह, ये सबसे अंतिम में तैयार होते हैं। ठीक है, कहानी क्या है कि जो जसो हनुमान सिंह थे, ये सबसे लास्ट तक जो पाकिस्तान के जो नेता थे, क्या नाम था उनका, मोहम्मद जिन्ना, उनसे बातचीत कर रहे थे। ठीक है, कि हाँ ठीक है हम मिलने के लिए पाकिस्तान में मिल जाएंगे, ऐसी कुछ बातें चल रही थी। और मोहम्मद जिन्ना भी कह रहे थे कि हम आपको जो पोरबंदर वाला जो बंदरगाह वो भी दे देंगे, आप हमारे साथ इधर मिल जाओ। ठीक है, तो उधर ये बातचीत चल रही थी। तो इसी में से एक घटना थी कि 9 नवंबर 1949 को
अपन जो जयपुर प्रजामंडल सॉरी जोधपुर प्रजामंडल के बहुत बड़े नेता होते हैं जय नारायण व्यास। ठीक है, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। जो प्रजामंडल सदस्य थे उनकी क्या बुलाई है, मीटिंग बुलाई, और इन्होंने फैसला क्या लिया कि जो हनुमंत सिंह है इनको समझा बुझाकर किसको मतलब भारत संघ में मिलाने के लिए इनको क्या किया जाएगा, राजी किया जाएगा। तो मीटिंग किसने बुलाई, जय नारायण व्यास ने बुलाई। कब मिलाई, तो 9 नवंबर 1948 को क्या बुलाई, मीटिंग बुलाई। फिर एक चीज और कि एक बंदा और था राम मनोहर, इन्होंने तो वाकायदा एक समिति बना ली थी। क्या नाम था इसका, राजस्थान आंदोलन समिति। इस राजस्थान आंदोलन समिति बनाई थी और इन्होंने भी क्या किया, जोधपुर के जो राजा थे उन पर दबाव बनाया, ठीक है, विलय के लिए। तो फाइनली सबसे अंतिम बार कौन हुआ, तो जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह। वो अंतिम समय में क्या किया, हाँ भरी, ठीक है। तो सवाल पूछ लिया जाता कि सबसे लास्ट तक कौन जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह थे। कौन सी रियासत थी, जोधपुर रियासत थी, जो किसके साथ किधर मिला जाती थी, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये बात हो गई जोधपुर की। जोधपुर जैसे राजस्थान के इधर बात के लिए हाँ की, तो जैसलमेर ने भी क्या कर दी, हाँ कर दी, ठीक है, विलय के लिए। तो ये बात हो गई इनके विलय से संबंधित, ठीक है। तो जब जोधपुर के राजा ने हाँ भरी तो सचिवालय के जो सचिव थे वीपी मेनन, वो क्या गए, जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे इनके पास क्या गए, साइन करवाने गए थे, ठीक है। जब विलय के लिए ये तैयार हो गए तो वीपी मेनन गए थे साइन के लिए। तब हनुमंत सिंह ने क्या किया, हनुमंत सिंह ने वीपी मेनन के जो सर पर क्या दे दी, बंदूक तान दी, ठीक है। ठीक है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कई बार कि किस रियासत ने जो सचिवालय सचिव था उसके सिर पर क्या तानी, बंदूक तानी। सचिवालय का सचिव कौन, वीपी मेनन। कि कौन सी रियासत, जोधपुर रियासत। राजा कौन, हनुमंत सिंह। इनके पास एक पेन पिस्टन थी। पेन पिस्टन का मतलब आगे से तो पेन का काम करती है और पीछे से पिस्टन का रूप थी, पिस्टन का काम करती थी, ठीक है। तो पेन पिस्टन थी हनुमंत सिंह ने। और जब वीपी मेनन उनसे साइन लेने के लिए गए थे कागजात पर, तो हनुमंत सिंह ने क्या कर दिया, उनके सिर पर बंदूक तान दी, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर एक फिर जब इन्होंने बंदूक तानी तब यहां पर एक बंदा मौजूद था उस वक्त। जब वीपी मेनन साइन करवाने गए तो सभा में एक बंदा मौजूद था, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ये उस वक्त यहां पर मौजूद था। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को वीपी मेनन प्लस ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि वीपी मेनन और हनुमंत सिंह को समझाया और उनके बीच में समझौता करवाया, ठीक है। तो यह बात हो गई कि किस प्रकार विलय के लिए हाँ हुई, बात हुई, कैसे हुई। अब बात करेंगे कि इनका उद्घाटन कहां पर हुआ, राजधानी किसको, राज प्रमुख किसको, पीएम किसको, उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले वापस एक बार बता देता हूं कि चौथा चरण पढ़ रहे हैं। चौथा चरण में से पहले 3 चरण पढ़ चुके थे। पहले चरण में 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दूसरे चरण में 9 रियासतें, कौन कौन सी, 3 वागड़ वाली, कौन कौन सी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। 3 हाड़ौती वाली, कौन कौन सी, कोटा, बूंदी और झालावाड़। और एक टोंक रियासत जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, और शाहपुरा रियासत जो सबसे छोटी रियासत थी, और एक किशनगढ़ रियासत, ठीक है।
फिर तीसरे चरण में किसको, उदयपुर को। चौथे चरण में कौन सी 4 बड़ी रियासत, 3 बड़ी रियासत है और एक ये जैसलमेर। 3 बड़ी रियासत कौन सी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, और एक जैसलमेर। ठीक है, फिर राजस्थान नाम रखा गया था चौथे चरण में। कब किया गया गठन, 30 मई 1949 को। ठीक है, जयपुर के राजा मान सिंह सेकंड, जोधपुर के हनुमान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। ठीक है, जो बीकानेर थी, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, विलय पत्र पर साइन किया 7 अगस्त 1947 को। पहली क्लास में मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, जो बीकानेर रियासत थी, ये बीकानेर रियासत पहली रियासत थी जिसने अपना बंदा कहां में भेजा, केंद्रीय संविधान सभा में भेजा। ठीक है, तो पहली रियासत कौन सी, बीकानेर रियासत। किसको भेजा, के.एम. पन्नीकर को। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा संविधान सभा में भेजा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन जोधपुर की। जोधपुर क्या था कि अंतिम समय तक किससे बात कर रहा था, पाकिस्तान से, जो जिन्ना थे उनसे बात कर रहा था। ठीक है, तो हनुमान सिंह पर दबाव बनाने के लिए क्या क्या घटना हुई, तो 9 नवंबर 1950 को जयनारायण व्यास ने क्या बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, किसकी, प्रजामंडल सदस्यों की। जो जोधपुर प्रजामंडल था उनके सदस्यों की मीटिंग बुलाया था और उनकी सहायता से क्या करता है कि हनुमान सिंह पर विलय के लिए दबाव बनाता है। लेकिन उसी वक्त क्या होती है कि एक बंदा हो रहा था राम मनोहर लोहिया, वो उन्होंने तो एक समिति का गठन कर लिया था। उस समिति का नाम क्या था, राजस्थान आंदोलन समिति। उसने भी क्या किया, हनुमान सिंह पर दबाव बनाया। तो सबसे अंत में फाइनली क्या हुआ, उन्होंने हामी भर ली। जब हाँ भरने के बाद में वीपी मेनन उनके पास गए साइन करवाने के लिए, तो साइन करवाने के लिए गए तो हनुमान सिंह ने क्या किया कि वीपी मेनन पर के जो सिर पर क्या तान दी, बंदूक तान दी। ठीक है, कौन सी क्या थी उनके पास, जो पेन पिस्टन थी। ठीक है, मौजूद कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन मौजूद था, जिसने क्या किया, इन दोनों को समझाया और इनके बीच समझौता करवाया। अब बात करते हैं अपन के वापस। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो चौथा चरण था वृहद राजस्थान, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, तो उद्घाटन किया गया था सिटी पैलेस से। ये कहां पर है, तो जयपुर में। ठीक है, उद्घाटन करता कौन थे, तो उद्घाटन करने के लिए स्वयं कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करना है, स्वयं उद्घाटन करना है। ठीक है, उसके बाद भाई राजधानी किसको बनानी है, तो राजधानी बनाया गया था जयपुर को। ठीक है, अब देखो जयपुर को तो राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो देखो फिर क्या हुआ, जो तीसरा चरण था उसमें उदयपुर को क्या किया गया था, विलय किया गया था। और जो उदयपुर के राणा थे, महाराणा थे, उनका नाम था, क्या नाम था, भोपाल सिंह। उनको क्या बनाया गया था, उस वक्त राज प्रमुख बनाया गया था। लेकिन अब राज प्रमुख किसको बनाना है, तो मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाना है, इसलिए भोपाल सिंह को क्या बना दिया गया था, महाराज प्रमुख बना दिया गया था। ठीक है, तो पूछ ले कि महाराज प्रमुख, तो वो भोपाल सिंह आजीवन। ठीक है, तो महाराज प्रमुख किसको बनाया गया, भोपाल सिंह को बनाया गया। ठीक है, राज प्रमुख किसको, तो
राज प्रमुख बनाया गया था मानसिंह सेकंड को। आजीवन, ठीक है। उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख एक तो बनाया गया था कोटक है भीम सिंह को, और एक थे हनुमान सिंह। इनको क्या बनाया गया? उप प्रमुख, उप राज प्रमुख। ठीक है। अब कहा गया भाई प्रधानमंत्री किसको बनाए? ठीक है, कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री किसको बनाए? तो प्रधानमंत्री बनाए करने के लिए राज प्रमुख से कहा गया कि भाई आप ही देख लो प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तब मान सिंह को एक चीज याद है कि जो 17 सितंबर 1942 की घटना है, सत्रह सितंबर 1942 को एक घटना होती है जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या होता है कि इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में इसमें जयपुर के एक पीएम थे मिर्जा इस्माइल, ठीक है। जयपुर के पीएम कौन थे? मिर्जा इस्माइल। और जो जयपुर प्रजामंडल था उस जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। जब प्रजामंडल पढ़ेंगे तब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक एग्रीमेंट होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में शर्तें तो काफी थी, लेकिन एक शर्त ये थी कि जो जयपुर प्रजामंडल है ये किसमें भाग नहीं लेगा? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। उस वक्त हीरालाल शास्त्री ने ये बात मान ली, ठीक है, कि मतलब जेंटलमैन एग्रीमेंट में ये कहा गया कि देखो जो शर्तें तो काफी सारी थी, जिसमें से एक शर्त ये थी कि जयपुर उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा, और एक रियासत सॉरी कि एक इसमें से शर्त ये थी कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तब हीरालाल शास्त्री ने कहा ठीक है हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो उस समय क्या हुआ कि जब ये बोला गया कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तब मान सिंह को किसकी बात याद आई? किसकी याद आई? हीरालाल शास्त्री को, कि जब 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जो जयपुर प्रजामंडल था उसने हमारी बात मानी थी, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और आज हम अगर प्रधानमंत्री की बात बनानी है, प्रधानमंत्री को बनाने की बात आती है तो किसको बनाना चाहिए? हीरालाल शास्त्री को। तो मान सिंह ने कहा कि भाई हीरालाल शास्त्री को क्या बना दो? प्रधानमंत्री बना दो। तो किसको बनाया गया फिर? हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है? चौथा चरण कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे अपन पांचवें चरण की। ठीक है, पांच चरण कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है इसमें कि इसका नाम देखो पहले क्या किया गया। देखो पांच चरण में कुछ नहीं किया गया, बहुत सिंपल है। जो पहला चरण था और जो चौथा चरण था, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया, ठीक है। मतलब प्रथम चरण प्लस चौथा चरण, मतलब जो मत्स्य संघ था उसको वृद्ध
राजस्थान में मिला दिया गया। और इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, संयुक्त व्रत राजस्थान। तो 5 चरण का नाम क्या दे दिया गया, संयुक्त व्रत राजस्थान। ठीक है, संयुक्त व्रत राजस्थान। ठीक है, इसका गठन कब किया गया, तो वो क्या गया था 15 मार्च 1949 को। हाँ ठीक है, 15 मार्च 1949 को क्या किया गया, इसका गठन किया गया। ठीक है, ठीक है, तो गठन 15 मई 1949 को। ठीक है, तो 15 मई 1949 को क्या किया गया, इसका गठन किया गया। ठीक है, मत्स्य संघ को, मत्स्य संघ में कौन थी, 4 रियासत है, तो अलवर, भरतपुर और अपन क्या करौली और धौलपुर। ठीक है, अब ये 4 रियासतें थी। अब इन 4 रियासतों के को जब वृहत राजस्थान में मिलाया जा रहा था, तब कई ऐसी मांगे उठ रही थी कि मतलब प्रजामंडल को तो कुछ और चाह रहा था, राजा जो धौलपुर इनके जो राजा थे इन रियासत के, वो कुछ और चाह रहे थे, यहाँ की जनता थी वो कुछ और चाह रही थी। तो इनकी समस्याओं के लिए जो निवारण के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम था, तो देखो पहले तो बता देता हूं कि जैसे जो अलवर और कलौरी वर्ग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई हमारा तो अलग एक मेव प्रदेश बना दो। ठीक है, और जो भरतपुर और कलौरी वर्ग थे, इन्होंने कहा भाई हमारा तो एक ब्रज प्रदेश अलग बना दो। सॉरी, इधर लिखा था मेवास्थान। ठीक है, कि अलवर और करौली वाले तो कह रहे थे कि हमारा तो मेवास्थान बना दो, और जो भरतपुर और धौलपुर वाले थे ये कह रहे थे हमें क्या बना दो, ब्रज प्रदेश। ठीक है, इधर ये जो अलवर और भरतपुर है, इधर की जनता चाह रही थी कि हमें स्वतंत्र रख दो। ठीक है, और करौली और धौलपुर थी ये कह रहे थे कि हमें यूपी में मिला दो। ठीक है, तो देखो प्रजामंडल अलग चाह रहा था, राजा अलग चाह रहे थे, सबकी राय अलग अलग थी। तो इनको फाइनली पूछ लिया गया कि भाई बता दो कि तुम्हें कहां में मिलना है। तो इनके लिए एक समिति बनाई गई जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, शंकर राव देव समिति, इनमें एक सदस्य थे शंकर राव, एक इसमें सदस्य थे प्रभु राम प्रभु दयाल। ठीक है, प्रभु दयाल और एक थे एनके सिद्धवा। तो इन 3 सदस्यों की एक क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, शंकर राव देव समिति। इस समिति ने जब जाके पूछा कि भाई अब आप फाइनली बता दो कि आपको किधर मिलना है, यूपी की तरफ या राजस्थान की तरफ। ठीक है, तो अलवर की और इनकी जनता ने क्या कहा, भाई हमें देखो जो करौली था इन्होंने क्या किया कि भाई हमें राजस्थान में मिला दो, और भरतपुर इन्होंने भी क्या किया कि सॉरी जो करौली और भरतपुर था इन्होंने तो क्या कहा कि ठीक है हमें राजस्थान में मिला दो, और फाइनली लास्ट में अलवर ने भी क्या कहा कि हमें किसमें मिला दो, राजस्थान में। लेकिन सबसे अंतिम में कौन थे,
धौलपुर, जिसके राजा थे उदयभान सिंह। इन्होंने कहा भाई हमारी जनता से पूछ लो, हमारी जनता क्या चाहती है, हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो फिर फाइनली जनता ने भी क्या कहा कि हमें किधर मिलना है, राजस्थान में। तो इसका भी किसमें मिला दिया गया, राजस्थान में मिला गया। क्या बना दिया गया, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें सीएम किसको बनाया गया, सॉरी पीएम किसको, राज प्रमुख किसको। तो वो सब सेम है कि राजधानी कौन सी, तो जयपुर। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड, उपराज प्रमुख भीम सिंह और हनुवंत सिंह। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और पीएम हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो ये इस तरह क्या हुआ, पांचवा चरण। ठीक है, 15 मई को। ठीक है, शायद पीछे वाले चौथे चरण में मैंने शायद वहां 30 मई लिखा होगा, तो शायद मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर 30 मार्च होगा, 30 मार्च 1949 होगा चौथे चरण में। और इस 30 मार्च को क्या किया गया, राजस्थान दिवस मनाया गया। तो सवाल कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान दिवस कब मनाया गया, 30 मार्च को। ये थोड़ा पीछे वाले चौथे चरण में देख लेना, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, मतलब मैंने हिसाब से तो मैंने मई लिखा था, लेकिन वह मार्च होगा, तो देख लेना। मार्च लिखा तो सही है, मई लिखा है तो देख लेना। ठीक है, तो यह हो जाता है पांचवा चरण। अब बात करेंगे छठा चरण और सातवें चरण की। तो वापस एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ पांचवें चरण में, कि प्रथम चरण और चौथा चरण सीधी सीधी बात है। ठीक है, मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान में मिला संयुक्त वृहद राजस्थान कर दियो। ठीक है, कब करियो, तो 15 मई 1949 को करियो। ठीक है, किससे किससे चार मत्स्य संघ का, अलवर, भरतपुर और करौली और धौलपुर। जिकी समस्या आई, इस समस्या के बारे में बताया दिया था ने। समिति को गठन करियो, कि ज्यादातर पूछा करे कि समिति नाम पूछा करे कि समिति किसी, तो भी समिति का नाम हो शंकर राव देव समिति, जिसका अध्यक्ष कौन हो, शंकर राव खुद हो। ठीक है, सदस्य कौन है, तो प्रभु दयाल और एनके सिद्धवा। कभी पूछते नहीं है, लेकिन गणे गणे कहीं हुआ कि किस्मत खराब हुई नहीं, तथा पूछ लिया मैंने। ठीक है, राजधानी वही जयपुर, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड है। ठीक है, ठीक है, और राज प्रमुख भीम सिंह और हनुमान सिंह, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और पीएम कौन, हीरालाल शास्त्री। तो ये हो गया पांचवें चरण। अब बात करेंगे अपन छठे चरण की। छठा चरण में देखो क्या हुआ कि पहला चरण 4 रियासत है, दूसरा चरण 9 रियासत है, 19 रियासत है ठीक टोटल। ठीक है, फिर तीसरा चरण 1 रियासत, चौथा चरण कितनी रियासत है, 4 रियासत है। पांचवें चरण में कौन सी, तो इनको और इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो ये हो गया, ये रियासत कितनी होगी, 10 18, तो ये 18 रियासत इनको क्या होगी, मिक्स होगी। ठीक है, फिर क्या किया गया कि तो 18 रियासत हो गई, 5 चरणों में कितनी, 18 रियासतों का विलय हो गया। फिर एक रियासत बचती है सिरोही वाली। ठीक है, तो सिरोही वाली बचती है। तो सिरोही में ऐसा किया था कि देखो, सिरोही मैंने बताया था कि आबू और देलवाड़ा वाला जो मंदिर थे, देलवाड़ा के मंदिर और आबू क्या था, पर्वतीय क्षेत्र था, जो बैठक की दृष्टि से इंपोर्टेंट था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सिरोही को किधर मिलाना चाहते थे, किधर, गुजरात की साइड मिलाना चाहते थे। लेकिन हमारे जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे, वो क्या कहते हैं, राजस्थान की जो जनता थी, क्रांतिकारी थे, वो ये चाहते थे कि सिरोही
प्राचीन काल से क्या हुआ कि राजस्थान का क्या होता है, भाग आता है। जबकि जो राजस्थान की जब संधि हो रही थी, ठीक है, तो सिरोही भी सबसे अंतिम क्या करती है, संधि करती है। तो हमारी जनता ये मानती थी कि जो सिरोही है वो प्राचीन समय से किसका भाग है, राजस्थान का भाग है, इसलिए इसे किसमें मिलाना चाहिए, राजस्थान में मिलाना चाहिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस वक्त क्या बोलती थी, तूती बोलती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ज्यादा चलती थी, ठीक है, इसलिए सिरोही को किधर मिलाना चाहते थे, उधर जो गुजरात है उसकी साइड मिलाना चाहते थे। लेकिन सिरोही प्रजा मंडल के एक नेता थे गोकुललाल असावा, ठीक है, ये गोकुललाल असावा सिरोही के रहने वाले थे। ठीक है, ये गांव था एक हर्रा गांव, हरका गांव ऐसा कुछ गांव था, मैं कंफर्म नहीं आ रहा हूं, ठीक है। एड़ा की नाम कि हरका गांव के गोकुललाल असावा रहने वाले थे, और ये जो सिरोही प्रजा मंडल था उसके अध्यक्ष थे। तो हमारे राजस्थान के जनता ने कहा कि भाई गोकुललाल असावा हमारे सिरोही के लिए काफी क्या दे चुके हैं, बलिदान देते आए हैं, बलिदान देते आए हैं, और काफी कुछ सिरोही के लिए संघर्ष किया, तो सिरोही तो हमें ही देना पड़ेगा, ठीक है। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने सिरोही के 2 टुकड़े किए, सिरोही के 2 टुकड़े किए, और जो गोकुललाल असावा वाला गांव था, ठीक है, वो गांव किधर दे दिया, राजस्थान में दे दिया। और जो अबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र था, कुल मिला के लगभग 19 गांव, ये किधर दे दिए, अबू देलवाड़ा सहित गुजरात साइड मिला दिया। और आधा जो क्षेत्र था वो किसको, गोकुललाल असावा वाला गांव भी किसको में दे दिया, उसको राजस्थान में दे दिया। लेकिन जब जोधपुर के राजा हनुमान सिंह ने और जाके इनसे सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात की, तो इन्होंने कहा भाई आपने गोकुललाल असावा वाला बोला था, हमने गोकुललाल असावा वाला जो एरिया था वो आपको दे दिया, ठीक है। तब जो हनुमान सिंह थे, बाकी नेता थे, वो कहां पर गए, जो उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास गए और उनके पास जाकर भी इस समस्या के बारे में बताया। तो उन्होंने पूछा भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्या बात है, इसका सॉल्यूशन करो। तो उन्होंने सीधा किया कि भाई इन्होंने गोकुललाल असावा वाला गांव बोला था, उनकी जन्म भूमि के बारे में बोला था, वो मैंने दे दी और उसको बात को खत्म कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिरोही को कितने टुकड़े किए थे, 2 टुकड़े कर दिए गए थे। गुणियासी गांव गुजरात में लगभग 134 वर्ग किलोमीटर का एरिया गुजरात में मिला दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर छठे चरण में किसको कब होता है, पहले इसको मिटा देता हूं। तो इसका होता है 26 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। नाम क्या दिया गया इसका, राजस्थान संघ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, छठे चरण का इसका गठन होता है, और इसका नाम क्या दिया गया, राजस्थान संघ दिया गया। कौन से एरिया ऐड किया गया, तो वही सिरोही को, ठीक है। किस क्षेत्र को छोड़कर, तो आबू और देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को क्या किया गया, छठे चरण में ऐड कर लिया गया, ठीक है। 26 जनवरी को इस दिन क्या हुआ कि जो हमारा राजस्थान था उसको पहले चरण में मत्स्य संघ, दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण में वृहद राजस्थान, पांचवें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान। तो इस छठे चरण में क्या हुआ कि हमारे जो राजस्थान का जो भौगोलिक भाग था उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया गया कि राजस्थान नाम दिया गया। जो हमारा राजस्थान का जो एरिया था वो कब दिया गया, 26 जनवरी 1949 को क्या कर दिया गया, राजस्थान का पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया। मतलब कि जो
ये जो भौगोलिक प्रदेश है, इस भौगोलिक प्रदेश को कब दिया गया? ठीक है, तो कब दे दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या हो गया हमारा? भारत का संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान लागू हो गया और राजस्थान में क्या दे दिया गया? उसका पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में। ठीक है, अब वही कि राजधानी किसको? तो राजधानी जयपुर। राज प्रमुख किसको? तो वही मानसिंह सेकंड। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है वो किसको? तो हीरालाल शास्त्री को। ठीक है, एक बात यहां और कि 24 जनवरी 1950 को जो हम कहते आ रहे कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, तो इस दिन ये सब कह दिया गया कि प्रधानमंत्री एक ही होगा, वो होगा भारत का पूरा संघ का। जो राज्य में होंगे उनको मुख्यमंत्री कहा जाएगा। तो 24 जनवरी 1950 को जो पीएम वाला चीज थी उसको समाप्त करते कहे कौन सी चीज? सीएम। ठीक है, मुख्यमंत्री वाली चीज लागू कर दी। और किसको बनाया गया पहला मुख्यमंत्री? तो हीरालाल शास्त्री को। जो क्या थे? प्रथम मनोनीत सीएम। ठीक है, तो प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, क्योंकि उस वक्त चुनाव हुए नहीं थे, चुनाव होते जनता चुनती, उसके बाद में कौन आते? निर्वाचित सीएम। तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं को क्या बना दिया गया? सीएम नियुक्त किया, सॉरी निर्वाचित, मनोनीत कर दिया गया। तो मनोनीत सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इनको किया गया कौन सी तारीख? ये डेट याद रखना कि जो 24 जनवरी 1950 है उनसे क्या हो गया कि हीरालाल शास्त्री को सीएम बना दिया गया, मनोनीत कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात हो गया। उसके बाद में राज प्रमुख कौन? तो राज प्रमुख मानसिंह सेकंड। ठीक है, सातों चरण पढ़ेंगे 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ कि जो राज प्रमुख पद था उस राज प्रमुख के पद को समाप्त करके कौन सा बना दिया गया? राज्यपाल। ठीक है, तो ये बात भी अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, फिर राजस्थान के एक और मनोनीत सीएम थे सीएस वेंकटाचार्य। ये भी क्या थे? मनोनीत सीएम। ठीक है, ये आईएएस अधिकारी थे, अभी का आईएएस उस वक्त का आईसीएस। ठीक है, इंडियन सर्विस जो सिविल सर्विस है उनके क्या थे? अधिकारी थे। कौन? सीएस वेंकटाचार्य। ये कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक के थे। ठीक है, इनको क्या बनाया गया? मनोनीत सीएम बनाया गया। उसके बाद में क्या हुआ? 1952 में चुनाव होते हैं और 1952 में चुनाव होते हैं तो जयनारायण व्यास वो कहां से चुनाव लड़ते हैं? वो लड़ते हैं एक तो जोधपुर से, और जोधपुर से एक बंदे और चुनाव लड़ते हैं, वो थे जोधपुर के राजा हनुमान सिंह। वो भी क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो चुनाव लड़ते हैं तो जो जयनारायण व्यास है वो हनुमान सिंह को कहते हैं कि आप इस सिर से चुनाव मत लड़ो, आप हार जाओगे, आप हार जाओगे तो हमें बुरा लगेगा। तो हनुमान सिंह ने कहा कि भाई हार जाएंगे तो हार जाएंगे लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे। इसलिए जयनारायण व्यास, हाँ हनुमान सिंह ने एक बात और कही कि भाई हम हारेंगे नहीं हारेंगे यह पता नहीं, लेकिन आप जरूर हारोगे। मैं अगर मेरी जगह पत्थर को रख दूं और उसी को और जनता को बोल दूं कि इस पत्थर को वोट देना, तो यह पत्थर भी जीत जाएगा। तो जयनारायण को व्यास को लगा कि भाई जोधपुर तो आप हार सका, इस वास्ते बे एक सीट और जावे कटे जालोर। ठीक है, तो जयनारायण व्यास 2 सीटों चुनाव लड़े। 1952 में कितनी सीटों चुनाव लड़े? 2 सीटों। कौन कौन सी? तो ए और बी, जोधपुर और जालोर, दोनों में हार जावे। ठीक है, इन दोनों में जयनारायण व्यास हार जाते हैं। इसके अलावा विजय सिंह पथिक है उन्होंने भी चुनाव लड़ा, माणिकलाल वर्मा है उन्होंने भी चुनाव लड़ा, जो प्रजामंडल के जो संपूर्ण जो नेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक भी बंदा नहीं जीतता उसमें से। ठीक है, तो ये बात आप जयनारायण व्यास वाली याद रखना, उनको पहले मनोनीत सीएम बनाया गया था। उसके बाद में क्या होता है कि लगभग 1 मिनट को अभी साधु चरण पढ़ा देते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सीएस वेंकटाचार्य मनोनीत सीएम थे। ठीक है, बाकी वो चीजें सेम टू सेम ही रहेगी। ठीक है,
सातवां चरण, सातवां चरण कब? तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इसे कह दिया गया वर्तमान राजस्थान, ठीक है। किसको ऐड किया गया? तो एक तो अजमेर मेरवाड़ा, और इसमें जो छठे चरण में आबू देलवाड़ा क्षेत्र था उसको भी ऐड कर लिया गया, प्लस आबू देलवाड़ा, ठीक है। तो ये चीज होगी क्या, अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा, इसको भी क्या कर लिया गया, सातवें चरण में राजस्थान में ऐड कर लिया गया, ठीक है। और 1 नवंबर को क्या मनाया गया, राजस्थान का स्थापना दिवस। तो लिख देता हूं 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस, जबकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 1 नवंबर को जो राज प्रमुख का पद था, उस राज प्रमुख के पद को हटाकर क्या बना दिया गया, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त, और क्या बना दिया गया, राज्यपाल। और प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के, तो वो थे गुरुमुख, ठीक है। तो गुरुमुख निहाल सिंह क्या थे, राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। उस वक्त सीएम कौन थे, तो सीएम थे उस वक्त मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। सबसे युवा सीएम थे, 17 साल लगभग वो सीएम रहे, ठीक है। और बात करते हैं अब अपन आते हैं वापस अपन जयनारायण व्यास वाले। तो देखो बताया था कि जो जोधपुर से और जालौर से, दोनों से जगह से क्या लड़ा, चुनाव लड़ा, और दोनों से हार जाते। तो फिर जो जयनारायण व्यास थे उनके करीबी होते टीकाराम पालीवाल, उन टीकाराम पालीवाल को क्या बनाते, पहले सीएम बनाते। तो पहले निरोजित सीएम थे वो थे टीकाराम पालीवाल। ये जो सीएम की पूरी घटना है, ये मेरे जो सीएम वाले टॉपिक है उसमें बताया हुआ है, आप जाके वहां से पूरा सीएम पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने ओनली 2-3 घटनाएं बताऊंगा अभी क्योंकि टाइम हो गया, ठीक है। तो जो जयनारायण व्यास थे वो वापस चुनाव लड़ते हैं। जो किशनगढ़ वाली सीट थी उस किशनगढ़ वाली सीट को खाली करवा के जयनारायण व्यास वहां से उपचुनाव लड़ते हैं, और उपचुनाव जीतकर फिर इनको क्या बनाया जाता है, सीएम बनाया जाता है। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निरोजित सीएम दोनों कौन थे, तो वो थे जयनारायण व्यास, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है। एक चीज और बताता हूं कि राजस्थान की जो अपने दूसरा चरण पड़ा था, उस दूसरे चरण में जो 9 सीटें थी, जो 9 रियासतें थी, उनकी ट्रिक बताता हूं। ठीक है, तो एक थी बाबू झाड़ू किको ट्रेसाटो, ठीक है। बे को मतलब बांसवाड़ा, बे को मतलब बूंदी, जे को मतलब झालावाड़, डे को मतलब डूंगरपुर, की को मतलब किशनगढ़, को मतलब कोटा, पे को मतलब प्रतापगढ़, सा को मतलब शाहपुरा, और टोक को मतलब टोंक, ठीक है। प्रथम चरण में मैंने बताया क्या, ABCD, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। और उदयपुर में 3 नंबर में 3 और ये 2 ऊपर, ठीक है। तो ये 3 और ये 3, ये हो गया उदयपुर की, ठीक है। आज के लिए इतने, बाकी बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।